हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा और इजी सा चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सो एज यू गाइज नो कि अभी तक हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, राइट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, गैसियस स्टेट के बारे में और लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें डील कर चुके हैं। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बारे में क्या खास बातें हैं मैम? उनके पास फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड मास होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहते हैं और वो सॉलिड स्टेट फॉर्म कर पाते हैं, राइट। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। तो ये सब कुछ आप कह सकते हो किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फोन, मेरी चेयर, मेरी कोई कार्डबोर्ड, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सही है, तो चलो और डिटेल में इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने वो पढ़ा है जब हम बच्चे थे तब तक पढ़ते थे, अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, हमने इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको 5 भागों में बांट दिया है। तो जिसमें कि सबसे पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो पर्टिकुलरली सॉलिड्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 टाइप्स हैं मैम? These are crystalline solids and amorphous solids. फटाफट से इसको रिव्यू करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड वी विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके नाम में ही आ रहा है क्या? क्रिस्टल्स। तो जैसे कि आपका NaCl है ना, जो नॉर्मल आपका सॉल्ट है, इट इज क्रिस्टलाइन। या नॉर्मल सिर्फ सोडियम है, वो क्या है? क्रिस्टलाइन है नेचर में। या हमारी आइस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन इन नेचर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में, तो मैम ग्लास यानी कि कांच जो हमारे विंडोज में लगा होता है, दैट इज एमोर्फस सॉलिड। रबर, इवन जो रबर आप लोग इरेज करने के लिए यूज करते हो, दैट रबर अगर आप उसको काटोगे, आई एम वेरी श्योर आपने बचपन में जरूर किया होगा कि आपने उस रबर को लिया होगा, इरेजर को लिया होगा और उसको अपने स्केल से काटा होगा। सो यू मस्ट रिमेंबर कि वो बहुत ही रफ कट देता है। तो ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एमोर्फस सॉलिड का। सही है, तो हम कहाँ थे? ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है, रबर एक एमोर्फस सॉलिड है। और आगे बात करते हैं, मैंने आपको बेसिक समझा दिया है एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या क्रिस्टलाइन होता है, क्या एमोर्फस होता है। अभी बात कर लेते हैं प्रॉपरली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हमेशा याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इट इज अ गुड बॉय एंड द एमोर्फस सॉलिड इट्स अ बैड बॉय। हमेशा सारी बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं इसके बारे में, बुरी तो नहीं बट थोड़ी सी जो पॉजिटिव नहीं है। कैसे देख लेते हैं। एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है मैम? इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है। और वो ऑर्डर कैसा है? लॉन्ग रेंज, कि थ्रू आउट द क्रिस्टल वो उसी तरीके से अरेंज्ड है। सो दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
अगर आप बात करो एमॉर्फस सॉलिड्स की, सो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे रैंडमली अरेंज है, कोई खास इनके पास ना ऑर्डर नहीं है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का। तो हो गया ना ये गुड बॉय और ये बैड बॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप एमॉर्फस सॉलिड्स को इधर देखो कट करते हो तो वो आपको बहुत ही रफ कट देते हैं, जैसा कि हमने देखा था जब आप रबर को स्केल से कट करके आए हो, राइट। देन वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो बिल्कुल शार्प कट देते हैं। कैसे कट देते हैं? एकदम शार्प कट देते हैं, अगर आप उसको चाकू से काटोगे तो, ठीक है। देन हम क्या बोल सकते हैं, इनके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अरेंज हैं, इसीलिए उसको तोड़ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल है ना, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर प्लेन्स में अरेंज्ड हैं। वेयरएज एमॉर्फस सॉलिड्स, इनको तोड़ना बहुत ही इजी है, जो इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है, जो ऑर्डर है, उसको ब्रेक करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रेंज्ड है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स के पास दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोई ऐसे शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इनके पास नहीं होता है, ये आप बोल सकते हो। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन एमॉर्फस सॉलिड्स के पास नहीं होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास होती है। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन टू बी ट्रू सॉलिड्स, वेरी गुड पॉइंट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स, सच्चे सॉलिड्स हैं ये। वेयरएज एमॉर्फस सॉलिड्स को हम बोलते हैं सूडो सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में जाओगे, से पुरानी लाइब्रेरीज या पुरानी चर्च, तो आप अगर वहां पे विंडो पेन्स को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि जो उनके विंडो के कांच हैं वो बॉटम से थिक हैं। जैसे जो ग्लास का बॉटम है, निचला हिस्सा है, वो कंपैरेटिवली ना थोड़ा मोटा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो समय के साथ, ग्रेविटी राइट, समय के साथ जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो डाउन करके ना नीचे आ गए हैं। सो दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स दैट द पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। ये जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ना थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि वो टाइम के साथ थोड़े से ना फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। देन सूडो सॉलिड्स बोलते हैं इसीलिए हम इनको, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड्स। ये नाम किसका है? एमॉर्फस सॉलिड का ही। ट्रू सॉलिड्स जो नाम है वो किसका है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही। देन ये बहुत अच्छा पार्ट है जो लास्ट में लिखा है कि बच्चे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अनीसोट्रॉपी शो करते हैं। नाउ व्हाट इज अनीसोट्रॉपी? अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरीके से बैड बॉय का रोल प्ले कर रहा है और एमॉर्फस सॉलिड एक तरीके से गुड बॉय का रोल प्ले कर रहा है। तो अनीसोट्रॉपी में अगर आप उस सॉलिड के अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नापोगे, मेजर करोगे, so you will find out that it comes out to be different in different directions. क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर डायरेक्शन में कोई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करो एमॉर्फस सॉलिड में तो वो आइसोट्रोपी शो करता है, यानी कि जो हमारे प्रॉपर्टी है, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करोगे तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम निकल के आने वाली है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मेजर करो, ठीक है जी। तो ये आपका मेजर डिफरेंस हो गया एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अब हमें यहाँ पे जो डील करना है इस पूरे चैप्टर में, वी आर गोइंग टू डील विद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स हमें जितना पढ़ना था ना हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। तो यार ये कुछ एग्जाम्पल्स जो इनिशियली सबसे पहले हम लोगों ने ना डिस्कस कर लिए थे।
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, अगर आप बात करो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो निकल के आता है क्वार्ट्स। क्या निकल के आता है? क्वार्ट्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करो क्वार्ट्स ग्लास की, तो बच्चे ग्लास हमेशा क्या है? एमॉर्फस है। कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा कि क्वार्ट्स ग्लास बताओ एमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है। अब आप क्वार्ट्स देखते ही क्या करते हो, अरे अरे क्रिस्टलाइन, बट नो, अगर उसके आगे ग्लास लिखा है तो क्वार्ट्स ग्लास इज एमॉर्फस, इट इज नॉट क्रिस्टलाइन। अगर आप बात करो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो बच्चे आइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें, कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो आपको बता दी गई हैं। अभी कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे फॉर श्योर पूछे जा सकते हैं। तो चलो जी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओप्स, उससे पहले जल्दी से आप इस चार्ट को देख लो जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। किस किस बेसिस पे? आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट या मेटालिक। जो इनके नाम में लिखा है ना वही इनका मतलब है। आयनिक सॉलिड में क्या होगा? आयंस होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा मैम? मॉलिक्यूल्स होंगे। कोवैलेंट सॉलिड में क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड में, तो वहां पे मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, यानी कि मेटल्स होंगे। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। तो बच्चे यहाँ पे आप देख लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटम्स, जो अभी बात करी एग्जैक्टली वही। अगर आप बात करो नेचर ऑफ इंटरैक्शन, तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा? आयंस के बीच में कोलम्बिक फोर्स या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है, राइट। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच का जो इंटरैक्शन है वो बहुत वीक होता है। कौन से टाइप का हमारा बॉन्ड वो हो सकता है? वैन डर वाल फोर्सेस हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है जी। अपीयरेंस की अगर बात करें, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड हमको पता है दे आर हार्ड होते हैं दोनों। आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। वो एक 10th वाली केमिस्ट्री, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे। मेल्टिंग पॉइंट यार देखो हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो है लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैम वैन डर वाल फोर्सेस हैं, उनको वैन डर वाल फोर्सेस को ओवरकम करना बहुत इजी है, राइट। देन आपके एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल सा है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ग्लास इज बहुत इजी क्वेश्चन है एंड एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ग्लास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड हैविंग डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, सुपर कोल्ड लिक्विड या केमिकल कंपाउंड। सबसे पहली बात हमें पता है कि ग्लास क्या है मैम? ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड्स को ही हम क्या बोलते हैं मैम? सुपर कोल्ड लिक्विड्स, या फिर हम इसको सूडो सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्यूडो सॉलिड्स। तो ग्लास क्या है? ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। एंड बच्चे ऑलवेज व्हेनेवर यू सॉल्व अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल नंबर 1? टेल मी। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी चैप्टर हो, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है, सबको साइड में रखते हुए रूल नंबर 1 होता है क्वेश्चन को रीड करना। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड कर लिया ना, तो 50% काम तो वहीं पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा है ना, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर गलत ही टिक मार्क करके आने वाले हो। So always just give me a moment. Yes. So as I told you,
कि अगर आपने क्वेश्चन जो है वो गलत पढ़ा है ना, तो आप डेफिनेटली आंसर तो गलत ही टिक मार्क करके आने वाले हो. सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस केयरफुली. सेकेंडली, ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन को देखा और उसको ना डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया. ऐसे नहीं करना. लुक एट द ऑप्शंस, लुक एट द एसआई यूनिट्स, है ना, लुक एट देयर डायमेंशंस. इसी से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और हम ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आगे जाके देखने वाले हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो. तो हमेशा क्वेश्चंस पढ़ो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन हंटिंग करो कि यार ये तो ना हो ही नहीं सकता. ऑप्शन हंटिंग क्या होता है, सपोज सही आंसर नहीं आता तो ये तो पता है ना कि यार ये वाला ऑप्शन तो ना हो ही नहीं सकता. सो दैट अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो, सो यू आर टेकिंग अ स्मार्ट गेस कि ये तो नहीं हो सकता. सपोज ए बी सी में से अगर मैं बोलूं कि यार क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ना ग्लास हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए तो पिक्चर में से ही हट गया. अब हमारे पास 4 ऑप्शन की जगह 3 ही ऑप्शन है जो आंसर हो सकते हैं. सो दिस इज योर ऑप्शन हंटिंग. उप्स, इस तरीके से आपको डील करना है क्वेश्चंस के साथ. नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखी हुई है जो अभी आपको समझाया गया है. आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. डायमंड किस तरीके का सॉलिड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती. मैम ऑप्शन नंबर 1 तो काट दो. इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या ग्लास. तो यार डायमंड ग्लास भी नहीं हो सकता और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती. सो बेसिकली हमें पता है कि डायमंड में बेटा क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अगर आपको कोई डाउट भी था, सपोज आपको नहीं आता था, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो वैसे ही पिक्चर में से हट गया. सो नाउ यू नो कि जो आंसर है वो या तो बी होगा या सी होगा. अगर अब आपको गेस भी करना है, सो नाउ योर गेम इज 50-50. अब आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो अभी बताई गई है कि बच्चे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, इन सब में क्या कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? मैम कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आर वीकली बॉन्डेड टुगेदर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या वो वीकली बॉन्डेड होंगे? नहीं होंगे. स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टुगेदर हो सकते हैं. स्फेरिकली सिमेट्रिकल या अरेंज्ड इन प्लेन्स. हमने ये बात अभी पीछे भी डिस्कस करी थी कि उनके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर प्लेन्स में होते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. एक्चुअली ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और वो पर्टिकुलर प्लेन्स में अरेंज्ड हैं. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर. ओके, चलिए जी इसका आंसर आपने देख लिया है. सो हियर यू कैन सी, लेट्स read the explanation. Most crystals show good cleavage because of their atoms, ions or molecules are arranged in planes. Hence they can be easily cut with a knife. और ये हमेशा बहुत sharp cut हमको देते हैं. That's what you can say. Right guys? अभी चलते हैं आगे और हमें सॉल्व करना है. क्या सॉल्व तो नहीं, देखना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. अब इसको समझने के लिए जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आता है वो है एक वॉल, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक घर. अब एक घर को समझ लो क्रिस्टल लैटिस, और उसको बनाने के लिए जो रिपीटिंग यूनिट, बेसिक यूनिट यूज होती है वो क्या होती है? सोचो व्हाट इज दैट? इट इज अ ब्रिक, राइट? तो क्रिस्टल लैटिस जो है
वो हमारा कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सही है। और उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट यूज हुई है दैट इज अ यूनिट सेल, ठीक है। सबसे इजी, सबसे सिंपल तरीका है ये समझने का, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इधर। तो आप कह सकते हो कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो एटम्स से बना होता है, यानी कि आप कह सकते हो हमारे यूनिट सेल से बना होता है। पॉइंट्स होते हैं उसमें जिसको आप लैटिस पॉइंट्स बोलते हो। अगर आप अपने लैटिस में किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दो, किसी भी पॉइंट के बारे में बात करो, एनी पॉइंट, it is a lattice point, ठीक है। then it is a set of axes. in other words, the structure is an ordered array of atoms, molecules, ions, जो भी उसके constituent particles हैं, सही है भाई। then unit cell, जो भी समझाया, the smallest repeating unit, exactly जो भी समझाया गया है वही यहाँ पे लिखा भी गया है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जल्दी से द टाइप ऑफ यूनिट सेल्स जिनके बारे में हमें डील करना है। सबसे पहले यार हम लोग मेजरली यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम के साथ डील करने वाले हैं। तो क्यूब के प्रॉपर्टीज, ये मुझे लगता है कि यार आप 8-9 के बच्चे को भी आती है, तो आपको तो डेफिनेटली आती ही है। तो चल सबसे पहले आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर आप इसको क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्यूब है उसके सिर्फ और सिर्फ सारे कॉर्नर्स पे जो हमारे एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन बॉडी सेंटर्ड, उसके नाम में लिखा हुआ है बॉडी सेंटर, कि क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा कौन, एक एटम, और उसके साथ साथ कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा। देन आता है फेस सेंटर्ड। अब एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। कैसे याद रखना है, लूडो खेलते हो ना, तो उसमें जो डाइस होता है हाईएस्ट नंबर क्या होता है, 6। हर फेस पे नंबर लिखा होता है, हाँ कि ना, लिखा होता है मैम। तो यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर्स पे एटम्स फॉर श्योर हर किसी में प्रेजेंट हैं, उसके अलावा हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। इससे पहले क्या था, बॉडी के सेंटर पे, यहाँ पे है फेस के सेंटर पे। नेक्स्ट आता है एंड सेंटर्ड, ये बहुत कम यूज होने वाला है बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ। एंड सेंटर्ड में होता है कि जो पार्टिकल है वो 2 ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है, ऑपोजिट फेसेस पे। तो देखो एक ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, वेट फॉर अ मोमेंट बच्चा पार्टी, सेट, ठीक है जी। तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये पार्टिकल जो है ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है अलोंग विद द कॉर्नर्स। सभी में आप देखिए कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है ही है, और सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, रिवीजन करा रही हूं तो ये तो अभी तक आपको बहुत टिप्स पे होगा, ठीक है। चल अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आई वुड से टेबल है जिसको बोलते हो ब्रेविस लैटिस। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज ब्रेविस लैटिस। अब इसमें देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। हाउ मेनी टाइप्स, 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन से होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2। सबसे पहला है ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक तो है ही है ना, क्यूबिक तो सबसे ऊपर है, वो तो अपने को पढ़ना ही है, उसके साथ तो पूरे चैप्टर में ही डील करना है। उसके क्यों, अच्छा रीजन की भी बात कर लेते हैं कि मैम ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्यूबिक के बारे में क्या सबसे बढ़िया बात है, क्या सबसे इजी बात है कि मैम जो उसके सारे एजेस हैं वो सभी इक्वल हैं, और उसके इंटरएक्सियल एंगल्स जो हैं तीनों इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो क्यूबिक तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्थोरोम्बिक पे। ऑर्थोरोम्बिक को हमें कैसे याद रखना है और क्यों याद रखना है, इसके बारे में खास बात यह है कि इसकी सारी एजेस डिफरेंट लेंथ की है, ऑलराइट। हर जो एज है उसकी मेजरमेंट डिफरेंट है।
तो A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन तीनों एंगल्स 90 डिग्रीज है, तो ऑर्थोरोम्बिक को जरूर 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 याद रखना। इसके अलावा क्या याद रखना है, ट्राइक्लिनिक। इन पे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि यार जो सबसे ज्यादा यूनिक है ना वो तो याद होने ही चाहिए। तो ट्राइक्लिनिक में क्या है बच्चे, तीनों एजेस अनइक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल हैं और 90 डिग्रीज के इक्वल तो नहीं है। सही है जी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप फटाफट से इसके ऊपर नजर डाल लो। और आपको इसमें क्या बात याद रखनी है, जो चारों टाइप के यूनिट सेल हैं वो किस में प्रेजेंट है, ऑर्थोरोम्बिक में प्रेजेंट है। इसीलिए भी ऑर्थोरोम्बिक इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लो भाई, ब्रेविस लैटिस कौन कौन से किस किस में प्रेजेंट है। इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए मेरा बताना आपको बताना मेरा फर्ज था। सॉरी, गड़बड़ हो गया थोड़ी सी, ठीक है। देखो अब यार ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है, सिंपल क्यूबिक ऐसा, टेट्रागोनल ऐसा, ऑर्थोरोम्बिक ऐसा, तो फटाफट से इसको देख लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक कहाँ है, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, आप देख सकते हो, एंड दिस इज ट्राइक्लिनिक। सही है, तो दीज आर दी स्ट्रक्चर्स। लेट मी स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन ताकि आप इसको अच्छे से देख लो। सही है, और आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। The correct option for the number of body-centered unit cell in the 14 types of Bravais lattice, 14 में से कितनों में प्रेजेंट होते हैं, कौन सा भाई, बॉडी सेंटर्ड। तो मैम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में तो प्रेजेंट होता ही है, ऑर्थोरोम्बिक में चारों थे वो तो होता ही है। तो देखो दो नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। दी आंसर इज 3। 7 तो नहीं थे। देखो आपको याद होगा किस किस में था, देखो अभी हमने डिस्कस किया था। आप क्या बोल सकते हो मैम, क्यूबिक में है बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक ये रहा, ऑर्थोरोम्बिक में है बॉडी सेंटर्ड, और किस में है भाई बॉडी सेंटर्ड, मैम टेट्रागोनल में है बॉडी सेंटर्ड। क्योंकि देखो बाकियों में एक राइट, इसमें दो प्रिमिटिव। तो यहां से आप बोल सकते हो कि मैम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 3। ठीक है, किस किस में होता है देख लो बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया मैम क्यूबिक में होता है, टेट्रागोनल में होता है और ऑर्थोरोम्बिक में होता है। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। एग्जैक्टली उस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपसे एक्चुअली 2021 ईयर अब भी रिसेंटली पूछा जा चुका है। सही है जी, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, अभी बताया था बेटा ऑर्थोरोम्बिक तो जरूरी है। फॉर द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एक्सियल एंगल्स सारे इक्वल होते हैं एंड इक्वल टू 90 डिग्रीज होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन विच इज गिवन टू यू। एग्जैक्टली जो अभी समझाया वही यहाँ पे रिटन है, फटाफट से देख लीजिए बच्चे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ द क्यूब सिस्टम के बारे में। तो इसको हमने इन 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम देखेंगे ये रैंक नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, रेडियस रेशियो एंड इन द एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो ये सारी चीजें अभी हम फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ मोमेंट। यस, ओके। तो सबसे पहले बात आती है रैंक नंबर के बारे में, जिसका बेसिक सा मुद्दा क्या होता है कि एक नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, इस बात को क्या कहा जाता है, रैंक नंबर। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें किसके बारे में,
सिंपल क्यूबिक के बारे में। तो हम जो इससे पहले देख रहे थे कि मैम हमारे पास ना एक क्यूब है, लेट्स ड्रॉ इट, कि हमारे पास क्या था, एक इस तरीके से क्यूब था और हम देख रहे थे कि बच्चे उसके 8 कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। दिस वाज आवर सिंपल क्यूबिक। बट इस तरीके से ये तो एक यूनिट सेल है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह और यूनिट सेल्स भी हैं, तभी तो हमारा लैटिस फॉर्म हुआ होगा, क्रिस्टल लैटिस, राइट। तो अगर आप इसको और एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि बच्चे जो ये कॉर्नर वाला एटम था, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इसका 1/8 पार्ट ही एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। सही बात है। तो अगर आप इसके लिए रैंक नंबर निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैम एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है एक एटम का वो कितना है, 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो इफेक्टिवली एक यूनिट सेल के पास कितना एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1। इसीलिए उसका रैंक नंबर, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, Z या Z से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। बड़ा सिंपल है कि यार कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 सेम, राइट। 1/8 इंटू 8, ये तो कितना आ गया, 1। इसके साथ में बच्चे जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है वो तो 100% इसका कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में है, ये तो कहीं और प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप इसीलिए बोल देते हो कि Z इज इक्वल टू 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली बच्चे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है एक एटम का। तो ऐसे 8 कॉर्नर्स यानी कि 1/8 इंटू 8 प्लस, आप क्या बोल सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप बात करोगे फेस सेंटर के बारे में तो हमारे पास 6 फेसेस प्रेजेंट है और एक फेस पे आप देख सकते हो जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है। देखो आधा जो एटम है वो इसमें होगा और आधा एटम जो इसके ऊपर वाला यूनिट सेल होगा वहां पे होगा, सही है। तो आप इसको बोलोगे एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन है 1/2, ऐसे कितने फेसेस हैं, 6। तो ये कितना निकल गया, 1 + 3 दैट इज 4। तो इसीलिए Z की वैल्यू 4 निकल के आती है फॉर FCC। तो प्लीज बच्चे लोग आप इस डेटा को याद रखना, वैसे तो होना ही चाहिए अभी, कि Z इज इक्वल टू 1 होता है फॉर सिंपल क्यूबिक, Z इज इक्वल टू 2 होता है फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, Z की वैल्यू 4 होती है फॉर FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आप जल्दी से एक बार इसको देख लो, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को शुरू कर पाए। सो लेट्स सी, ओह क्वेश्चन, नाइस। इन FCC face centered cubic unit cell is shared equally by how many unit cell। अब देखो यहां पे हम लोग एटम की बात नहीं कर रहे हैं, जो एटम है इट इज शेयर्ड इक्वली बाय 2 यूनिट सेल्स, है ना। बट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो यूनिट सेल है, जो FCC वाला यूनिट सेल है, वो फर्दर कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो देखो अगर आप प्रीवियस फोटो को देखोगे तो एक यूनिट सेल ये FCC वाला, ये फर्दर कितनों को शेयर कर रहा है, जितने इसके फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। सो आंसर हो गया 6। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन और देना चाहूंगी, अगर आपको प्रॉब्लम होती है सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर्स समझने में, सो देयर आर एक्चुअली प्लेंटी ऑफ वीडियोस जिनमें आपको एनिमेटेड वे में दिखाया गया है कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो आप सर्च करोगे आपको और भी बहुत चीजें मिलेंगी, जस्ट गो थ्रू इट ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअली ना ये चीजें काम कैसे कर रही है, हाउ
like how the structure actually is. Okay, so yes, I believe अभी तक इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी. आगे बात कर लेते हैं सोल्यूशन की. तो देखो वही दिखाया हुआ है कि अगर ये एक FCC वाला यूनिट सेल है तो फर्दर इसको और कितने यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं मैम? 6 यूनिट सेल्स इसको शेयर कर रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन. अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X and Y crystallizes in a cubic structure in which X atoms are present at the corners and the Y atoms are the present at the face center. तो फॉर्मूला हमें बताना है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं, काफी बार पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर अभी भी हम लोग आज के सेशन में ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चंस मिनिमम करने ही वाले हैं, बट इसके अलावा भी आप और क्वेश्चंस फॉर श्योर ट्राई करें इस तरीके वाले, बिकॉज ये काफी बार पूछे जा चुके हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट. ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं. एक्स और वाई प्रेजेंट है. ठीक है, एक्स है और वाई है. इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लेते हैं. हमारे पास एक्स है और वाई है. एक्स प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. तो बच्चे कॉर्नर पे क्या कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8, राइट? या सिंपली 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है किस पे? कॉर्नर्स पे. और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8. y जो प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है फेस सेंटर पे. फेस सेंटर पे क्या कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2. और ऐसे कितने फेसेस प्रेजेंट हैं? 6. तो सिंपली जैसे हमने नॉर्मली रैंक नंबर निकाला था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ये सॉल्व हो जाएगा. तो आप इसको बोल सकते हो द फॉर्मूला इज x/3. x/3 वेरी सिंपल. कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट है उस हिसाब से हमने देख लिया. सो x/3 ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर. D फॉर दार्जिलिंग, इट इज द राइट आंसर. आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी. एग्जैक्टली जैसे अभी आपको बताया गया है वैसे ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि आपको नोट्स इजीली मिल जाएं. आप देखो टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे, सो दैट यू विल फाइंड इट वेरी इजी. आगे बात कर लेते हैं. अरे वाह, कोऑर्डिनेशन नंबर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली कि देखो अगर मैं बोलूं लाइक दिस, ऐसे 3 एटम्स मैंने लगाए और मैं बात कर रही हूं इस पर्टिकुलर एटम के बारे में, तो ये एटम और कितने एटम्स को टच कर रहा है, या फिर ये कितनों का पड़ोसी है, नेबर है, ठीक है, जिनको ये टच कर रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2. तो आप यहाँ पे इसके डेफिनेशन में भी देख सकते हो. It is defined as the number of nearest neighbors or touching particles. बच्चे sometimes हम particles भी बोल देते हैं, spheres भी बोल देते हैं, because हम assume करते हैं कि वो spherical है shape में. ठीक है, particles with other particles present in a crystal. ठीक है. सिंपल क्यूबिक की अगर आप बात करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है. BCC की अगर आप बात करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है, और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है. जल्दी से आप इस डेटा को बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे. और अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि पैकिंग जो है वो किन किन तरीकों से की जा सकती है. तो सबसे पहले अगर आप बात करो बेटा 1 डायमेंशन की, तो देयर इज ओनली वन वे कि जो आपके पार्टिकल्स हैं आप उनको किस तरीके से लगा सकते हो, एक सिंपल लाइन में लगा सकते हो, है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 2. कैसे? जिसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था. अगर आप यहाँ पे इस एटम के बारे में बात करो तो ये किस किस को टच कर रहा है? एक तो इसको टच कर रहा है जो इसके साथ वाला है, और एक इसको टच कर रहा है. तो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटम्स को टच कर रहा है जो इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं,
जो इसके बिल्कुल बगल वाले पड़ोसी हैं वो कितने हैं? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो such that the adjacent atoms are in contact with each other। कि सिंपली आपने सारे एटम्स को लाइन में लगा दिया, दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम कैसे देख सकते हैं। सो देयर आर 2 ways टू पैक इन 2 डायमेंशन। नंबर 1 इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द अनदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इनका फंडा बड़ा सिंपल सा है। देखो आपने ना ये स्टैकिंग फ्रूट्स वालों को भी करते हुए देखा होगा। अगर आप बात करो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, ये तो नहीं, हेक्सागोनल में बात करेंगे उसकी। बड़ी सिंपल सी बात क्या है, मैंने एक बॉल लिया, ऐसे लाइन में मैंने बॉल्स लगाए हुए, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इस लाइन में 1 2 3 4 ऐसे बॉल्स लगाए हुए, फिर इस बॉल के ऊपर एक बॉल, ऊपर ऊपर ऊपर, इस तरीके से जैसे ये अरेंज है एग्जैक्टली वैसे ही। तो अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इस एटम के बारे में बात करूं तो बच्चे इसके नियरेस्ट नेबर्स जो इसको टच कर रहे हैं वो कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 and 4। There are 4 neighbors. The square close packing में the coordination number comes out to be equal to 4। ठीक है भाई, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 2 डायमेंशन में आपने इस तरीके से इसको पैक कर दिया, लेंथ एंड ब्रेथ, ऐसे आपने इसको पैक कर दिया। इसमें हमने किया क्या है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि आपने जिस पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करेंगे कि आपने जैसे सपोज ये रो है, जो इसका डिप्रेशन है, जो इसके बीच में गैप है, आपने वहां पे दूसरा आइटम फंसा दिया। जैसे कि हम फ्रूट स्टैकिंग की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स जो है स्टैक किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं? ऑरेंजेस ऑरेंजेस ऑरेंजेस, और उनके बीच में जो 2 ऑरेंजेस के बीच में गैप है उसके बीच में दूसरा ऑरेंज फंसा देते हैं, राइट। सो दैट इज एक्चुअली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सही है, देख लेते हैं जल्दी से। देखो यहां पे आपने इस रो को रखा, और अब की बार जो हमने एटम को रखा, से अगर हम इस एटम की बात करें, हमने इसको कहां पे रखा? जो ये डिप्रेशन था ना, इस डिप्रेशन में हमने इसको फिट कर दिया। So this is hexagonal close packing in 2 dimensions। Hexagonal close packing के बारे में हम 3 dimensions में भी बात करते हैं। Okay? This is in 2 dimensions। तो देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करोगे तो ये फर्दर और कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है? मैम 6 को टच कर रहा है। तो बड़े प्यार से आराम से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ जाता है 6। ऑलराइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशंस के बारे में। अगेन देयर आर 2 वेज। आप पहला बोल सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। पिछले वाला जो था बेटा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस था। अभी हम लोग आ गए हैं 3 डायमेंशनल में। सही है, तो अभी देखो इसमें क्या होता है, जो लेयर्स हैं वो रिपीट करती है किस पैटर्न में? AB के पैटर्न में लेयर्स रिपीट करती हैं। देखो सपोज जो हमारी पहली लेयर थी वो कुछ ऐसी थी, फिर उसके ऊपर वाली लेयर B, ठीक है, फिर देखो ये A वापस से रिपीट हुई, फिर B वापस से रिपीट हुई। So we get AB type of arrangement in hexagonal close packing in 3 dimensions. All right. So this is the actual structure। जब आप इसको प्लेस करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप इन सारे लेयर्स को ऐसे चिपका दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल देते हो? HCP। ठीक है जी। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो आप रैंक नंबर यूज करते हो बेटा वो है 6। क्या है? 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग परसेंटेज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, उनमें सेम रहता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी और पैकिंग परसेंटेज भी दोनों ही क्या होते हैं 74%, ओके। तो अब जल्दी से इसको देख लीजिए, ठीक है। और जो अभी हम नेक्स्ट CCP पढ़ने वाले हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो FCC होता है, ठीक है। जो CCP का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है FCC होता है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब जब आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP की बात करते हैं, इसमें आपको तीसरी लेयर भी रिपीट करती है, आपको ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है। देखो, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और वापस से फिर जो टाइप A है वो यहाँ पे रिपीट हो गया, सही है। तो यहाँ पे आपको ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलता है। FCC ही इसका स्ट्रक्चर है, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी 4 निकल के आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग परसेंटेज 3 डायमेंशन में, चाहे HCP यानी कि चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, चाहे CCP यानी कि चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और पैकिंग परसेंटेज 74%। क्लियर है? तो हमने जल्दी से फटाक से बहुत अच्छे से देख लिया है कि मैम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का क्या सीन होता है, सही है। आगे देखो, void I believe, right, void। अब void का मतलब ही होता है खाली जगह, इंटरस्टिशियल का भी मतलब होता है बेसिकली खाली जगह, ठीक है। सो इट्स अ void, खाली जगह। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे थे, सपोज मैं यहीं पे अगर बात करूं तो आपको एक खाली जगह नजर आ रही है, ये void है, खाली जगह इज void, दैट्स इट, ठीक है भाई। इससे ज्यादा इजी वे नहीं हो सकता है इसको समझने का। तो void हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं, टेट्राहीड्रल void एंड ऑक्टाहीड्रल void। अब टेट्राहीड्रल void क्या होता है, देखो ऐसा इमेजिन, पता है क्या करो कि ये फर्श है, ठीक है, और तुमने अपने फर्श पे ना ऐसे 3 बॉल्स लगा दी ट्रायंगल में, 2 बास्केटबॉल्स इधर और उसके डिप्रेशन में तीसरा बॉल, ठीक है, 3 बॉल लगा सकते हो ना आराम से। अब जो तुमने 3 बॉल से फर्श पे लगाई है ट्रायंगल में, उनके बीच में जगह होगी, चौथी बॉल तुमने वहां फंसा दी, ठीक है। तो अब जो उनके बीच में, देखो ये समझ पा रहे हो, पिंक बॉल्स ट्रायंगल में और जो ब्लू वाली है वो उसके ऊपर है एक्चुअली, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे बीच में इनके कुछ जगह होगी, ये क्या है टेट्राहीड्रल वॉइड। तो आप देखोगे द टेट्राहीड्रल वॉइड is surrounded by 4 particles, ठीक है। अब ऑक्टाहीड्रल वॉइड, बच्चे कहते हैं मैम उसके नाम में ना ऑक्टाहीड्रल है तो ना 8 एटम से बना होना चाहिए, 8 एटम से घिरा हुआ होना चाहिए। बट एक्चुअली जो इसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, जब आप ऐसे इसको ज्वाइन करोगे, सभी रेडियस को ऐसे ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ पे वो टेट्राहेड्रॉन बनाता है। दिस इज द शेप टेट्राहेड्रॉन, तुमने पढ़ा हुआ है अपने जूनियर क्लासेस में, इसीलिए उसको आप टेट्राहीड्रल वॉइड बोलते हो। जो एक्चुअली हमारा ऑक्टाहीड्रल वॉइड होता है वो 6 पार्टिकल से सराउंडेड होता है, लेकिन जब आप इन सबके सेंटर्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, जब आप इन सबके सेंटर्स को ज्वाइन करते हो तो वो ऑक्टाहीड्रॉन शेप बनाता है, इसीलिए आप उसको एक्चुअली ऑक्टाहीड्रल वॉइड बोलते हो, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, टेट्राहीड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स, ओके। इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं यहाँ पे, टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल समझा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड।
टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनफैक्ट इसको ना इधर ही लिखते हैं, यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी स्ट्रक्चर में 100 पार्टिकल्स हैं तो उसमें टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n, यानी कि 200 उसमें वॉइड होंगे। अगर मैं बोलूं किसी क्रिस्टल लैटिस में 100 पार्टिकल्स हैं तो उसमें ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 100। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उतने ही ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये मतलब हुआ n और 2n का। अभी बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। जो यहाँ पे स्मॉल r है, स्मॉल r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ वॉइड, क्योंकि वॉइड ऑटोमेटिकली छोटा भी होता है। ठीक है, तो छोटे वाला r वॉइड के लिए है। दिस इज रेडियस ऑफ वॉइड and the capital R is the radius of particle. It is the radius of particle. तो जो आपको यार इसकी प्रॉपर डेरिवेशंस होती हैं, हम उसमें अभी जंप नहीं कर रहे हैं। जिस सिंपली याद रखो टेट्राहीड्रल वॉइड के लिए इट इज 0.225 R, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 R। T से टेट्राहीड्रल, T से 2, आप इस तरीके से यार इसको याद रख सकते हो। ठीक है, कि टेट्राहीड्रल में 0.2 समथिंग आता है, 0.225 R। ऑक्टाहीड्रल वॉइड के लिए अगेन सेम, R जो है वो रेडियस ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड है। ठीक है, रेडियस ऑफ, इसको RT कर लो और इसको RO कर लो। ठीक है, radius of octahedral void is equal to 0.414 times the radius of particle। आप एक बार इसको देख लो यार, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ऑलराइट, आगे देख लीजिए क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ पे Z की वैल्यू बतानी है ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे जो चीज हमें पता होनी जरूरी है वो है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चे डायमंड में जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। फिर प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पे, यानी कि एक तरीके से FCC लैटिस बनाता है। ठीक है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ हाफ ऑफ द टेट्राहीड्रल वॉइड्स। ठीक है, जहां पे भी टेट्राहीड्रल वॉइड्स की लोकेशन होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं हाफ ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसके लिए Z की वैल्यू? आप बोलोगे मैम कॉर्नर्स पे है, तो यानी कि 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर पे है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, ऐसे 6 फेसेस होते हैं तो हाफ इंटू 6। अब देखो यहां से हमें पता चल गया कि टेट्रा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गए, 1 प्लस कितना हो गया 3, यानी कि 4, हाफ ऑफ द टेट्राहीड्रल वॉइड्स। अब देखो बच्चे टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n होंगे। अगर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो यानी कि हमारे पास 8 टेट्राहीड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे और इसके आधे में प्रेजेंट है बाकी के कार्बन का यूनिट सेल, तो 8 इंटू हाफ, तो यानी कि कितना हो गया 4। तो आप क्या बोलोगे? 1 + 3 + 4 कितना आ गया मैम? 8 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पता होने के लिए आपको डायमंड का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी था, जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिया है और आप इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हमारा एग्जैक्टली जो अभी आपको समझाया वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन है, अभी आया था। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स फॉर हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बच्चे अगर हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? 6 प्रेजेंट होंगे ना हेक्सागोनल। तो यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 2 into 6 12। वॉइड ऑक्टाहीड्रल कितने प्रेजेंट होंगे? जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि 6। आंसर क्या होगा? 12,6। 12,6। ऑप्शन नंबर ए, पहला ही आंसर बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो देखो जैसे एग्जैक्टली हमने सॉल्व किया वही यहाँ पे बताया भी गया है। आगे बात कर लेते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन, क्या बात है। A compound is formed by cation C and anion A, okay? Cation C and anion A, okay? The anions form hexagonal close packed lattice। अब देखो anions जो हैं वो HCP बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। And cations occupy 75% of the octahedral voids। अब बेटा ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने की नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने हो गए? 6। बट जो केटायंस है उन्होंने सिर्फ 75% ही ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 75% यानी कि 6 into 75/100 हो गया ना 75%। खत्म, दैट्स इट। इसको पॉज लो और जल्दी से बताओ कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो यार देखो जो एग्जैक्टली अभी हमने सॉल्व किया 9/2, जब आप इसको फर्दर C 9/2 और A 6 आएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? C 9 और 12। तो जब आप इसको 3 से काट दो, 3 3 9, 3 4 12, क्या आ गया? C3A4। C3A4, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सी, कितने इजी क्वेश्चंस एक्चुअली में हमसे पूछे जाते हैं और रिसेंट इयर्स में आप खुद देख सकते हो कि पूछे जा चुके हैं। सही बात है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नाउ दिस इज रेडियस रेशियो। व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस रेशियो। जब आप कैटायन इज टू एनायन का रेशियो लेते हो, ये हमारे पास कुछ डेटा है जिससे कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर आपका रेडियस रेशियो जो है वो कैटायन इज टू एनायन 0.155 से कम आया तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, टाइप ऑफ वॉइड लीनियर होगा। एग्जाम्पल हमारे पास उसका है। अगर ये रेशियो 0.155 to 0.225 के बीच में रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगुलर प्लेनर, एग्जाम्पल है B2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डेटा गिवन होता है, आप एक आंसर निकालोगे, फिर आपको वेरीफाई करना है कि वो किस रेंज में आ रहा है और उसके बेसिस पे बेटा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको एग्जैक्टली जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिलने ही वाले हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है। लेट्स सी द आयनिक रेडी ऑफ A positive and B negative ions are this and this। द कोऑर्डिनेशन नंबर जो एग्जैक्टली अभी बताया आपको, देखो वही पूछा हुआ है 2016 में, ठीक है जी। तो चलो RC/RA, रेडियस ऑफ कैटायन इज टू रेडियस ऑफ एनायन, जब आप निकालोगे आपको दोनों चीजें मीटर में ही गिवन है, एज इट इज इनको डाल दो। 0.98 into 10 raised to power minus 10 divided by 1.81 into 10 raised to power minus 10। ये तो कट गया ऑलरेडी, बचा क्या? 0.98 एंड 1.81। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आपको जो रेडियस रेशियो है वो मिलेगी 0.54। क्या मिलेगी?
अब देखो 0.54 देखो किस रेशियो में आता है, 0.5 इस वाली में आएगा, तो यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए। ऐसे आपको देखना है, ठीक है भाई। तो देखो जरा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होता है, ए मैच होता है, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चे हमसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं नीट के एग्जाम में, सही है। नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्क्रीन से हट जाती हूं एक बार ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, ये भी हमारे लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे कोर्स में है, वो कौन से हैं, एबी टाइप में आते हैं 2, NaCl टाइप, और 3 आते हैं, सॉरी, NaCl टाइप, CsCl टाइप, ZnS टाइप, उसके अलावा फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड, ठीक है जी। NaCl टाइप में देखो जो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये बता रहा है कि जो हमारे आयंस हैं वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। इसमें जो एक सबसे जरूरी है वो है CsCl, क्यों, क्योंकि ये BCC लैटिस बना रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो CS पॉजिटिव है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, और जो Cl नेगेटिव है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, तो ये BCC लैटिस फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली ना हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ CsCl में ना CS और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यार देखो इसको ना ऐसे ही याद रखो, NaCl टाइप, CsCl टाइप, ZnS, फ्लोराइड यानी कि CaF2 एंड एंटी फ्लोराइड यानी कि A2B टाइप, ठीक है, Na2O टाइप। आप इसको ऐसे याद रखो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 8 8 4 4 8 4 और 4 8 आपको ऐसे ही याद रखना होगा, आपको पूरा टेबल फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। NaCl, CsCl, ZnS, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, 6 6 8 8 4 4 8 4 4 8। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सबसे पहले कीटायन है, उसके नीचे एनायन। देन यहाँ पे रेडियस ऑफ कीटायन और रेडियस ऑफ एनायन Rc प्लस Ra की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपके लिए डाली हुई है, a/2 √3a/2, नीचे वालों के लिए, तीनों के लिए √3a/4, वहां पे एग्जाम्पल्स। तो आप जल्दी से इस टेबल को देख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए ताकि आपको बहुत ईज रहे मैंने ये टेबल आपके लिए यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मुझे लगता है हमारे पास एक नोट है, इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप आयनिक क्रिस्टल्स पे प्रेशर डालोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। बड़ी सिंपल सी बात भी है कि अगर आपने प्रेशर लगाया तो अब जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे को टच करेंगे, है ना, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। देन टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैम पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। इट सिंपली मीन्स कि बच्चे जो हमारे पार्टिकल्स हैं या फिर जो हमारे एटम्स हैं या फिर जो हमारे स्फीयर्स हैं, वो टोटल वॉल्यूम जितनी प्रेजेंट है उसकी कितनी % वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रिमिटिव क्यूबिक यानी कि सिंपल क्यूबिक के बारे में देखो, देन यू विल गेट टू नो कि जो ये रेड कलर वाले पार्टिकल्स हैं ये 52.4% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और बाकी के स्पेस का क्या बचे, वो एम्प्टी है, वो खाली है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे बीसीसी में अपने पास कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, 68%, और एफसीसी में 74%। सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कितना % वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये परसेंटेज, पैकिंग परसेंटेज कैसे निकालते हो, आप
सबसे पहले लिखते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप बात करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है? a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम निकल के आती है, देखो वो क्या है। मैं आपको समझा रही हूँ कि हमको क्यों रिक्वायर्ड है a और r के बीच का रिलेशनशिप। अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखो तो वो निकल के आता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और अगर आप बात करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो वो होती है a क्यूब। तो आप तो इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको a और r के बीच का रिलेशनशिप पता होना बहुत जरूरी है। तो ये रिलेशनशिप देखो, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है समझना। अगर आप सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करो तो बच्चे देखो, जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये रेड वाले पार्टिकल्स ही हैं। तो आप अगर इनके बीच का डिस्टेंस देखो तो वो क्या है? ये एज लेंथ a है। लेट मी चूज अनदर कलर। ये एज लेंथ a है और देखो ये ऊपर वाले का रेडियस और ये नीचे वाले का रेडियस। जब आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेते हैं तो देखो यहां से आ गया ना a इज इक्वल टू 2r। बस ये रिलेशनशिप है a और r के बीच का। अब अगर आप बात करो किसके बारे में? BCC के बारे में। इसके लिए आप a और r का रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? अब आपको रिक्वायरमेंट है इसकी, राइट, बॉडी डायगोनल। एक क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है? अगर इसकी एज लेंथ a है तो बच्चे ये होता है √3a, है ना। और आप इसको BCC के लिए 4r के इक्वल आएगा ना। ये देखो, अगर इसको कलर चेंज करके दिखाया जाए, देखो इसका रेडियस r, येलो वाले का रेडियस, येलो वाले का एक्चुअली आप पूरा डायामीटर लोगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे पूरा स्फीयर इसके अंदर है। तो बेसिकली डायामीटर इज इक्वल टू 2r। तो आपने यहाँ पे इसको लिया r, यहाँ पे इसको लिया 2r और यहाँ पे इसको लिया r। कितने r हो गए? 4r। सो √3 इज इक्वल टू 4r। यहाँ से a कितना आ गया? 4r बाई √3। आगे देखो फेस सेंटर में। अब बच्चे फेस डायगोनल, अब देखो ये तो सिंपली स्क्वायर है, राइट। जो उसका फेस है क्यूब का, इट इज सिंपली स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैम जो फेस डायगोनल है उसकी क्या वैल्यू है बच्चे? √2a। अगर एज लेंथ a है तो आप क्या बोलोगे? √2a इज इक्वल टू 4r। सेम लॉजिक। तो यहां से a कितना आ गया? 2√2r। सही है। तो बच्चे आप यहां से सिंपली वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। आप ऐसे क्या निकाल सकते हो? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग परसेंटेज। बीच में ऑफ कोर्स जो एक चीज और मुद्दे में आएगी वो क्या होने वाला है? Z फैक्टर, यानी कि रैंक नंबर। अगर आप सिंपल क्यूबिक के लिए ले रहे हो तो आपका Z 1 है। अगर आप बॉडी सेंटर की बात कर रहे हो तो Z की वैल्यू 2 है ना। तो आप उसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी निकल जाती है पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत ज्यादा हम इसकी डेरिवेशन में नहीं घुसने वाले हैं। आई जस्ट स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन फॉर 1 मोमेंट ताकि आप ये सब कुछ देख लो। आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है, Z इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na इंटू a क्यूब। Z है यहाँ पे रैंक नंबर, M है मोलर मास, Na क्या है भाई? दिस इज आवर एवोगाड्रोस नंबर एंड A है हमारी एज लेंथ। तो सिमिलरली सिंपली आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा अगेन डेरिवेशन में हम लोग जंप नहीं करने वाले हैं बिकॉज जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। ग्रेट, नीट 2016 का क्वेश्चन है, देखते हैं। लिथियम हैव BCC स्ट्रक्चर। जैसे ही वो आपको स्ट्रक्चर बताता है, नेक्स्ट मोमेंट जो नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में होना चाहिए वो है वैल्यू ऑफ Z। तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चे? BCC 2, ठीक है।
इट्स डेंसिटी इज 530 kg मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी लिख दूं दैट इज 530 kg मीटर क्यूब। एटॉमिक मास आपको गिवन है ऑलरेडी 6.94, ठीक है, एटॉमिक मास गिवन है। आपको एज लेंथ निकालना है, आपको ए निकालना है। सो यू ऑलरेडी नो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट डेंसिटी इज इक्वल टू Z इनटू एटॉमिक वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाय Na इनटू A क्यूब, राइट। तो आप यहाँ पे सबसे पहले A क्यूब की वैल्यू निकालोगे। उससे पहले एक और चीज बच्चे, जो हमें डेंसिटी गिवन है वो केजी मीटर क्यूब में गिवन है, हमें इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है। आप उसके लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सही है। तो बच्चे यहां से अगर आप ए क्यूब की वैल्यू निकालो तो यहां से आप निकाल सकते हो ए क्यूब, जो कितना निकल के आ जाएगा Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट Na इंटू डेंसिटी। और जब आप इसको अभी ए क्यूब निकल के आया है, आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा ताकि आपके पास ए की वैल्यू आ जाए। तो जब आप इसको कंप्लीटली सेम तरीके से बच्चा लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 352 पिकोमीटर्स, 352 पिकोमीटर्स, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इसको, कैलकुलेशन पार्ट आपका है, समझाना मेरा काम है, जो मैंने आपको समझा दिया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन एग्जिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर। अगेन बच्चे बीसीसी मतलब Z की वैल्यू 2 एट रूम टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म्स टू FCC। 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जाओगे तो BCC से क्या बन जाएगा, FCC बन जाएगा। The ratio of density of iron at room temperature and that at 900 degrees Celsius, assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with temperature। तो इसमें आपको रेशियो निकालनी है, ठीक है, डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर एंड डेंसिटी एट 900 डिग्री सेल्सियस। तो निकाल लो भाई रेशियो। ऊपर वाले के लिए आप क्या बोलोगे, Z इंटू मॉलिक्यूलर मास Na इंटू A क्यूब, राइट। नीचे भी Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट Na इंटू A क्यूब। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे जो Z की वैल्यू निकल के आने वाली है BCC के लिए, रूम टेम्परेचर वो है 2 और यहाँ पे Z की वैल्यू है 4। अगर आप देखो यहाँ पे रेशियो निकालने की कोशिश करो, Z 2 और 4 और A और R के बीच का रिलेशनशिप हमको रिक्वायर्ड होगा ताकि आप इस A क्यूब को देख पाओ दोनों केसेस में, सही है। सो A इज इक्वल टू 4R बाई रूट 3 एंड 2 रूट 2R, जो भी हमने देखा भी था पीछे। और सिंपली बच्चे आप रेशियो ले सकते हो, मोलर मास और एवोगाड्रो नंबर ये कट हो जाएगा बिकॉज सेम है। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे आपके पास निकल के आएगा 3 रूट 3 ओवर 4 रूट 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 रूट 3 4 रूट 2। बहुत सिंपल था, a little bit of calculation was required but otherwise it was easy, okay। next question देखते हैं भाई। A metal has FCC lattice। FCC मतलब Z की वैल्यू 4 है, एच लेंथ हमको गिवन है 404 पिकोमीटर, डेंसिटी भी हमको गिवन है, डेंसिटी गिवन है 2.72 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। मोलर मास आपको बताना है। तो देखो सब कुछ गिवन है, एक चीज मिसिंग है, निकल जाएगी बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट Na इंटू A क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो इकलौती बात है बच्चे वो है यूनिट्स। क्या बात है, यूनिट्स।
कि अगर आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो आपको अपनी एज लेंथ भी एक्चुअली सेंटीमीटर्स में लेनी पड़ेगी, तभी वो जाके देखो सेंटीमीटर क्यूब ए क्यूब वाली टर्म आती है, तभी वो कटेगा और जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो ग्राम्स में जाके निकल के आएगा। तो यूनिट्स का हमको यहाँ पे मेजर ध्यान रखना है। आप देख सकते हो इसको हमने यहाँ सेंटीमीटर्स में लिया है, सही बात है। तो देखो बस मोलर मास आपका निकल जाएगा 27 ग्राम्स पर मोल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आप देख लो इसको, जैसा मैंने बताया मेजरली बच्चे जो हमें यहाँ पे डील करना था वो था कि आप यूनिट्स के साथ कैसे डील करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास आपको गिवन है, बीसीसी स्ट्रक्चर यानी कि Z की वैल्यू 2 है, यूनिट सेल एज लेंथ 400 पिकोमीटर, डेंसिटी बतानी है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डेंसिटी आप कैसे बोलोगे, Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट Na इंटू AQ। आपके पास सब कुछ है, Z की वैल्यू 2 है, मोलर मास 100 गिवन है, Na की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10⁻23, A क्यूब आपको पिकोमीटर्स में अगर गिवन है और हमको आंसर किस में चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर्स में यूज करके लिखने वाले हो। ठीक है, ये देखो हमने इसको सेंटीमीटर्स में चेंज किया है, फिर हमने इसको ए क्यूब वाली जो टर्म है वो डाली है, ए क्यूब, राइट, ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो ए क्यूब वाली टर्म है वो आप किस में डालोगे, सेंटीमीटर्स में डालोगे, सही है। तो जब आप फाइनली इसको सॉल्व करते हो तो आप देखोगे आपके पास आंसर निकल के आएगा 5.188, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप एक बार इसको देख लीजिए, मुझे लगता है अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए थी। और अभी हम लोग चलने वाले हैं आगे, विच इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो फटाफट से आप ये फ्लो चार्ट देख लो भाई। पॉइंट डिफेक्ट्स जो हमारे सिलेबस में है, 3 तरीकों से आप इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। एंड यू कैन सी हियर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमको सबसे पहले कवर करना है, विच इज फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं ये, क्योंकि इनसे मल्टीपल टाइम्स मुझे लगता है कि हर एग्जाम में ना क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट के साथ। अब इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारा छोटा आयन होता है ना, छोटा आयन कौन सा होता है, जनरली केटायन ही होता है, ये तो हमें पता है। केटायन जो है ना वो अपनी जगह से उठ के ना किसी और खाली जगह पे जाके बैठ जाता है। तो जहां पे वो ओरिजिनली था वो जगह क्या हो गई, खाली हो गई। सो दिस इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। ओके, आप देखो जो पूरा लैटिस है, क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी इस डिफेक्ट के कारण? नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो केटायन ऑलरेडी लैटिस में प्रेजेंट था वो अभी भी एक्चुअली लैटिस के अंदर ही है, तो यानी कि डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और जनरली जो हमारा फ्रेंकेल डिफेक्ट है वो देखा जाता है उन लैटिस में जिनमें आयंस के साइज में ना ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप बात करो AgCl, Ag बड़ा, Cl बहुत छोटा, AgBr, Ag बड़ा, Br छोटा। तो जनरली जहां पे आयनिक साइज का डिफरेंस होता है वहां पे आप क्या देखते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट देखते हो। जल्दी से ना आप एक बारी इसको पढ़ लो, ठीक है, जल्दी से आप इसको पढ़ लो and you will be all set. Density remains constant, large difference in the size of ions. Example, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, AgCl and AgBr। ये मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जा चुके हैं। So make sure you know the examples at least which are written in NCERT. Okay? Don't forget to follow NCERT। तो जो अभी समझाया वो क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंकेल का फ्रेंड विच इज शॉटकी डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने केटायंस
उतने ही एनायंस लैटिस से ही बाहर चले जाते हैं। जो हमारा पूरा 3D स्ट्रक्चर है, जो लैटिस है, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैम जो अब की बार हमारे केटायंस और एनायंस दोनों ही लैटिस से बाहर निकले हैं, तो पक्का डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस बाहर चले गए, ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जनरली बच्चा लोग ये ऐसे लैटिस में देखा जाता है जिसमें आयनिक साइज जो है, जो आयंस का साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जैसे NaCl, KCl, CSCl, AgBr। जाना बेचाना सा लग रहा है। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आ सकता है वो क्या है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट्स को दिखाता है? दैट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। प्लीज मार्क माय वर्ड्स यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि AgBr फ्रेंकेल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। आप इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे लिखा है वो अभी आपको बता दिया है। डेंसिटी कम हो जाएगी, साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस इज लाइक ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। और यहाँ पे क्या होता है, बट इन आयनिक कंपाउंड्स वी नीड टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द compounds, so an equal number of anions and cations will be moving out of the lattice। जो अभी हमने पढ़ा exactly वही यहाँ पे लिखा है, आप एक बार देख भी सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चल अभी बात करते हैं आगे, विच इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स थे। सबसे पहले मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल एक्सिस, जो मेटल आयंस है, देखो यार जनरली मेटल आयंस जनरली केटायंस होते हैं, राइट? M पॉजिटिव। अगर कोई लैटिस है से MX जिसमें M है, लेट मी चेंज द कलर, जिसमें M है मेटल और से कुछ X है, तो ये M पॉजिटिव X नेगेटिव, राइट? दिस इज द लैटिस। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो मेटल आयंस है, M पॉजिटिव आयंस है, वो एक्सेस ज्यादा में कैसे हो सकते हैं? देयर आर टू वेज। नंबर वन, एनायन वैकेंसी। अगर आप इसमें से एनायंस को बाहर निकाल दो, ऑटोमेटिकली हमारे केटायंस ज्यादा हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, एनायंस को आपने बाहर निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली केटायंस बढ़ गए। या फिर आप क्या करो, एडिशनली उसमें और ज्यादा मेटल आयंस को इंट्रोड्यूस करा दो तो आप बढ़ा सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायंस। तो देयर आर टू वेज जिसमें आप डील कर सकते हो मेटल एक्सेस। नंबर वन, एनायन वैकेंसी। नंबर टू, ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायंस। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, राइट? अब एनायन वैकेंसी वाले में एक बड़ी मजेदार सी बात होती है, बड़ी मजेदार सी हरकत होती है, वो है फार्बेंजर सेंटर्स, या फिर आप इसको बोलते हो F सेंटर्स। इस पे बेस्ड भी ना क्वेश्चंस मैंने काफी बार देखे हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, जब एनायन बाहर निकलेगा तो उसकी जगह एक वैकेंसी बनेगी, मतलब अपनी जगह वो छोड़ के जा रहे हैं एनायन, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ना पीछे छोड़ देता है और वो इलेक्ट्रॉन वहां पे बैठ जाता है, जिससे कि जो हमारा कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो एज इट इज रहती है। ओके, सो इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन आयन फ्रॉम लैटिस leaving a hole which is occupied by an electron to maintain the electrical neutrality। जो भी बात समझाई वही बात exactly यहाँ पे लिखी है, ठीक है जी। अब देखो, क्योंकि वो जो स्पेस था जहां से एनायन गया वहां इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके वजह से क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें कलर आ जाता है। जैसे कि हमारा NaCl येलो, KCl वॉयलेट, LiCl is pink in color. Why? Because of F centers. Because of F centers. ठीक है भाई, आप देख सकते हो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा केटायंस वाला हमने कर लिया। ये आता है हमारा मेटल
डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमारा कैटायन निकल जाएगा, मिस हो जाएगा लैटिस में से, देन इट इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये डिफेक्ट वहां देखा जाता है जो आप बोल सकते हो एटम्स, जो मेटल्स हमारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वो कौन से मेटल्स होते हैं मैम? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो जनरली जो ये डिफेक्ट है ये वहां देखा जाता है जहां पे ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। सही बात है। आप एक बार देख लीजिए, जो जो अभी लिखा है वो सब बता दिया गया है। और अभी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और हम करने वाले हैं प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। क्या आपको लगेगा कि सॉलिड स्टेट तो हो गया? सही है। तो देखते हैं, which of the following is correct statement regarding defects in the crystalline solids? defects के बारे में कौन सा सही है? राइट, सही है। प्लीज बच्चा लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा क्वेश्चन में ना ये जरूर देख लेना कि आपको सही स्टेटमेंट पे टिक करना है कि आपको गलत स्टेटमेंट पे टिक करना है। समटाइम्स पता क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया गया है which one of them is an incorrect statement। अब आपने वो क्वेश्चन पढ़ तो लिया, बट आपने ऑप्शन नंबर ए देखा, सपोज वो सही स्टेटमेंट, आप क्या बोलोगे? अरे ये तो सही है, टिक हो गया क्वेश्चन। बट एक्चुअली आपको कहाँ टिक करना था? जो गलत स्टेटमेंट थी। सो मेक श्योर दैट यू नो रिमेंबर दीज थिंग्स इन योर हेड कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। दैट इज द मेजर कंसर्न। रूल नंबर 1 हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। चलिए, फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट is found in halides of alkaline metals. Schottky defects have no effect on the density of crystalline solids। होता है भाई। Frenkel defects decrease the density of crystalline solids। Frenkel defect में क्या डेंसिटी डिक्रीज होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो कैटायन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, Schottky defects have no effect on density। अरे बच्चा लोग, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, तो डेंसिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही ना। कैटायंस और एनायंस बाहर निकल गए क्रिस्टल लैटिस से, फर्क तो पड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। ऑब्वियसली कि जो हमारा कैटायन है वो सिर्फ और सिर्फ डिसलोकेट हो गया, गलत जगह पे बेचारा बैठ गया जाके। तो एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, आगे चलते हैं। हियर यू कैन सी द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए जरूरी है। Frenkel defect is found in ZNS, AGBR, AGI, AGCL, etc. Please remember the examples। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ देख सकते हो। आगे चलते हैं। Schottky defect in crystals is observed when। Schottky defect के बारे में बात हो रही है। Unequal number of cations and anions। Unequal देखते इसका तो कांटा हो गया। Equal number of cations and anions are missing from the lattice। Yes, simply explanation के basis पे आपसे ये question पूछ लिया गया है। So option number B is the right answer। बिल्कुल जो हमारा डिफेक्ट है उसकी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली आप देख सकते हो क्यों। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ कलर। कलर किससे आता है? एफ सेंटर से आता है। मतलब बस यहां तक ही पढ़ते क्वेश्चन समझ में आ गया। इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू एफ सेंटर्स। यस, डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके वजह से कलर आ जाता है। डिटेल में जानना है और पीछे जाके देख लो, मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन, जल्दी से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
in molten state but not in solid state, because 9th-10th में हम लोग पढ़ते थे because the ions are free to move, that is why सिर्फ और सिर्फ aqueous state में और molten state में हमारे आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। चलिए, in molten state free ions are furnished which are not free to move. No, in solid state ionic solids are hard. All solids conduct electricity in molten state. In solid state ions are converted to atoms which are insulators. तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, राइट, कि molten state में ions are free to move. That's it. Furnished which are not free to move in solid state. आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। What type of solid is SiC? ये हमने ना वहां पे भी देखा था जब हमने अभी पीछे डायमंड के बारे में बात की थी ना, राइट आफ्टर द कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर, हमने पूछा था कि डायमंड किस टाइप का सॉलिड है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में स्पेशली लिखा हुआ था कि बच्चे SiC क्या है हमारा, दिस इज आर, जल्दी से बता मुझे कमेंट्स में भी बताना भाई, SiC क्या है हमारा, कोवेलेंट सॉलिड है, सही है, कोवेलेंट सॉलिड है। आगे बात करते हैं, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं। नेम वन सॉलिड विच हैज बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। डिस्कस किया था हमने, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, राइट। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यारा लगता है कि AgBr ना शॉटकी डिफेक्ट भी और फ्रेंकेल डिफेक्ट भी, दोनों ही डिफेक्ट्स इस बेचारे में हो सकते हैं। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, प्लीज रिमेंबर दिस। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आंसर बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। What is the coordination number of an octahedral void? याद है हम बात कर रहे थे टेट्राहीड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रॉन बनता है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड में ऑक्टाहीड्रॉन बनता है। टेट्राहीड्रल वॉइड 4 एटम से घिरा होता है और ऑक्टाहीड्रल वॉइड 6 से घिरा होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज 6। Very simple, very easy and a PYQ actually. All right. चलिए आगे देख लेते हैं, आंसर है यहाँ पे। What type of interaction hold the molecules together in a polar molecular solid? Van der Waals, hydrogen bonding, Coulombic forces या dipole-dipole। अब देखो पोलर है वो, कौन सा उसमें फोर्स लगेगा, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, उसके नाम में ही लिखा है यार, पोल्स बन रहे हैं तभी तो वो पोलर हुआ, तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। आपको मैंने एक चार्ट दिया था पीछे कि किस टाइप के सॉलिड में क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सब हम लोग एक्चुअली कर चुके हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन अ क्रिस्टल ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक occupies tetrahedral voids. Okay, what is the coordination number of zinc? Okay, so do you remember, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चार्ट देखा था बड़ा सुंदर सा कलरफुल सा, जिसमें हम डील कर रहे थे बच्चे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। जब आपको याद है 8 8 4 4, राइट, जब हम वो कर रहे थे, तो जिंक सल्फाइड में, जिंक सल्फाइड सबसे पहले हमने किया था NaCl के बाद हमने किया था क्या, जिंक सल्फाइड 4 4, जिंक का भी और सल्फर का भी, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर था बच्चे 4। सही है, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 4, राइट। देखा कैसे याद कराया था, और वो एग्जैक्टली PYQ उसके फॉर्म में हमारे सामने है। सही है भाई। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर पैकिंग फ्रैक्शंस, सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC। अब यार FCC ऑफ कोर्स उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ
एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा था, कितना? 74%। फेस सेंटर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे पहले है, तो बाकियों को तो आप कंसिडर करोगे ही क्यों? क्योंकि फेस सेंटर में आपको पता है सबसे ज्यादा होती है। फिर बॉडी सेंटर, फिर सिंपल, है ना? बॉडी सेंटर्ड में हमने कितना किया था? 68%, और सिंपल में कितना था? 52.4%। क्लियर? आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट दैट अकर इन अ क्रिस्टल ऑफ जिंक सल्फाइड। किस में होता है भाई जिंक सल्फाइड? जल्दी से भाई मेरे को बताओ। फ्रैंकल की शॉर्ट की किया था अभी हमने, फ्रैंकल। ओप्स, ये तो आंसर दिख गया तुमको, फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट? फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चे ZNS, ओके, जिंक सल्फाइड, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आगे बात करते हैं, which point defect in crystals of a solid does not change the density of solid? फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि जो छोटा आयन कैटायन है वो अपनी जगह से खाली जगह पे बेचारा बस भटक गया, बट है वो लैटिस के अंदर, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी किसमें मैम? फ्रैंकल डिफेक्ट में। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट कर लिया था हमने। What is the cause of electrical conductivity in metals? Because of electrons. Flow of electrons, ions, due to the presence of impurities, none of these, ma'am, electrons, right? ये तो आप 9th-10th में भी एक्चुअली पढ़ चुके हो, ठीक है? किस्मत अगर अच्छी रही तो इतने इजी क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं, सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of empty space in body centered cubic arrangement? BCC के लिए हमने पैकिंग परसेंटेज बच्चे कितना निकाला था मैम? 68%, राइट? 68%। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? 100 माइनस 68%, राइट? 100 माइनस 68% कितना होता है मैम? 32 होता है मैम। आ गया ऑप्शन नंबर सी। प्लीज रिमेंबर उसने आपसे एम्प्टी स्पेस पूछा है, ऑलराइट? ऑप्शन नंबर बी पहले दिखते ही बॉडी सेंटर पैकिंग फ्रैक्शन देखते ही 68 मत करके आना, ऑलराइट? प्लीज रिमेंबर इट विल बी एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 68 विच इज 32%, ओके? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, दिस इज नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the radius of an octahedral void is small r and the radius of atom in close packing is r, the relationship between r and r, exactly आपको ये relationship मैंने कराया हुआ था। In case of an octahedral void आप क्या बोलते हो? It is equal to 0.414 r, right? 0.414 r. And in case of tetrahedral void, this is 0.225 r. T से tetrahedral, T से 2, तो 0.225 किस में होगा? tetrahedral void के लिए होगा। So our correct answer is 0.414 r because octahedral void के लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। So 0.414 r. Option number B is the right answer. आगे देखते हैं बच्चा लोग। Solid X is a very hard solid which is electrical insulator in solid as well as in the molten state and has extremely high boiling point. What type of solid is it? Ionic solid नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, तो आयनिक तो नहीं हो सकता, ठीक है? मेटालिक सॉलिड हार्ड है, इंसुलेटर है, तो ये भी नहीं हो सकता, मेटालिक भी नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली हाई बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है,
तो ये भी नहीं होता। तो यार कोवैलेंट सॉलिड ही बचा कि इंसुलेटर भी है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है। तो दिस इज आवर कोवैलेंट सॉलिड। इजी, सही है भाई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था यार ये बड़ा। सिल्वर हैलाइड्स जनरली शो, कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं बच्चा लोग सिल्वर हैलाइड्स? बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्ट की, AGBR याद है, देखो उस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, AGBR सही है। AGBR फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट बिकॉज, अल्काइल हैलाइड्स जैसे कि NaCl बच्चे जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करता, वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन और एनायन का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट जैसे कि था हमारा AgCl, Ag बहुत बड़ा, Cl बहुत छोटा, तो वहां पे क्या हो रहा था? फ्रेंकल डिफेक्ट शो हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? Alkyl halides do not show Frenkel defect because cations and anions have almost equal size. That's why वो Schottky defect show करते हैं। All right, तो I guess यहाँ पे होता है हमारा सेशन खत्म। And I hope that you enjoyed the session, you learned something in the session, and stay tuned for the further videos. Till then, bye-bye and all the best. Let me know in the comments if you have any queries, any doubts, any questions. I'll try my best to solve all your doubts, all your queries. And of course, बाकी के आप नोट्स के लिए या कुछ भी अगर आपको चिट चैट करना है, कुछ पूछना है, you can connect with me on Telegram. The link is given in the description. And yes, that is it for the day. A final bye-bye and a final all the very best.